शब्दों के ऐसे जादूगर हैं जिनके अल्फाज दिल के तारों को छूकर संगीत पैदा कर देते हैं। इरशाद कामिल हमारे बीच आ रहे हैं, स्वागत कीजिए तालियों के साथ उनका। उनके चेहरे के साथ लोग समझ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, उन चेहरों का जो पूरा खाका हमारे सामने बनता है उसको तैयार करते हैं, उस ढांचे को तैयार करते हैं। और इसीलिए जब सैयारा सबने सुना यहाँ पर तो सब समझे कि अच्छा सैयारा को बनाने वाले इरशाद कामिल आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपका श्वेता जी, और आज तक का मुझे यहाँ बुलाने के लिए और आप सबसे मिलवाने के लिए। सैयारा इतनी बड़ी हिट होगी, इतना घर घर में गुनगुनाई जाएगी, आपको यकीन था? यकीन नहीं था। मुझे लगता है एक आर्टिस्ट का सबसे ज़्यादा जो क्रिएटिव पार्ट होता है वो उसका डर होता है। वाह। वो डर इस वजह से कि वो सब कुछ उसमें डाल देना चाहता है जिससे ये यकीन आ जाए कि अब ये इतना बड़ा हिट हो जाएगा। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ नहीं पहुँच पाता, तो वो और मेहनत और मेहनत और मेहनत करता जाता है और फिर कुछ चीज़ें निशाने पे लग जाती हैं और कई बार छूट जाती हैं। और जब कोई चीज़ निशाने पर लग जाए तब क्या वो उस समय उससे संतुष्ट हो गया, खुश हो गया कि हो गया, मैं हिट हो गया, मुझे जीवन भर के लिए एक ऐसा काम मिल गया है, या फिर उससे आप और ज़्यादा जोश के साथ और ज़्यादा ऊर्जा के साथ, जुनून के साथ लगते हैं, या फिर इसका कोई लेना देना नहीं होता? जी नहीं, ये बिल्कुल वैसी एक जैसे क्लास है। एक क्लास में आप पढ़ते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद आप उसमें फर्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद फिर उसी क्लास में दाखिल हो जाते हैं। अब अगली पिक्चर आ जाती है। अगली पिक्चर में आपको उस तरह का काम करना होता है जिस तरह का काम की आपसे उम्मीद की जाती है। एक जिम्मेदारी आती है एक कामयाबी के साथ। मैं चूंकि आप यहाँ पर हैं, आपके शब्द आपके पास हैं, और मैं बहुत ज़्यादा सवालों में शुरुआत में तो नहीं उलझाऊंगी, मैं आगे आपसे सवाल करूंगी। आप से मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगी, चूंकि हमारे सभी दर्शक यहाँ पर आपके काम को सुनकर समझकर यहाँ बैठे हैं, आपसे कुछ सुनाने के लिए सबसे पहले गुजारिश करूंगी। चलिए ठीक है। आपकी जो सबसे पसंदीदा रचना, कुछ होता है ना, कुछ शब्द हमेशा दिमाग में गुथे रहते हैं। मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं। वाह। मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं, इलाही इस खबर से बेखबर करे मुझको। क्या बात। मैं जी रहा हूँ किसी आस के धुंधलके में, मैं लापता हूँ किसी नाजनी के हल्के में। हल्का क्षेत्र को कहते हैं। मैं जी रहा हूँ किसी आस के धुंधलके में, मैं लापता हूँ किसी नाजनी के हल्के में। टूट जाए ये मेरी बेहोशी, मोड़ ऐसा भी ना आए कोई। मैंने खोया है खुद को मुश्किल से, या खुदा ढूंढ ना लाए कोई। क्या बात है, ढूंढ न लाए कोई। वाह। वो इस वहम में जिए कि नहीं किसी की वो, मैं इस यकीन पे मरूं मैं सिर्फ उसी का हूं। वो इस वहम में जिए कि नहीं किसी की वो, मैं इस यकीन पे मरूं मैं सिर्फ उसी का हूं। वो अपने आप में सिमटे ज़मीन हो जाए, वो अपने वहम से उठकर यकीन हो जाए। मैं उसके हुस्न पे लिखा दीवान हो जाऊं, जहन की कैद से छूटूं जहान हो जाऊं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यूं ही नहीं, आपको शैलेंद्र और साहिर की पीढ़ी का कि उस जॉनर का गीतकार कहा जाता है। कैसा लगता है जब आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है? जैसा मैंने कहा, अच्छा तो लगता ही है, लेकिन साथ साथ ये भी लगता है कि कुछ वैसा काम करना एक जिम्मेदारी भी है। जी। और जिस तरह से साहिर साहब या शैलेंद्र साहब काम कर रहे थे अपने दौर में, आज के ज़माने में मुझे लगता है उस तरह का काम करना एक अलग से ज़्यादा मेहनत मांगता है। वो इस वजह से शायद उन दिनों उस तरह उतना कॉमर्स हावी नहीं था फिल्मों पे। कला और कॉमर्स का जो एक तालमेल था वो बड़ा सही तालमेल था। अभी
मे भी थोड़ा सा इस तरह से हुआ है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। मतलब उनको, साहिर साहब को ये नहीं प्रेशर होगा कि अरे कुछ ऐसा लिखो यार जिसकी रील भी बन जाए। ये प्रेशर आज है। ये इस वजह से प्रेशर है क्योंकि ये एक बड़ी, जो होना भी चाहिए, जो ज़रूरी है, क्योंकि आपको पहुंचना है, आपको अपनी बात पहुंचानी है। अभी बात पहुंचाने के ज़रिए बदल गए हैं, अभी बात पहुंचाने के तरीके बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए वो जिम्मेदारी और वो मेहनत और वो क्या कहते हैं आपका, ज़्यादा ज़ोर ज़्यादा लगता है। पर कभी कोई ऐसी फरमाइश आपसे की गई लिखते हुए कि मुझे ऐसा चाहिए, जो आपको लगे कि मैं ये मेरी कलम से कहाँ से निकालूं? ऐसी फरमाइश होती नहीं है। मतलब ऐसी फरमाइश इस वजह से नहीं होती कि आप उस दुकान पे जाते हैं जिससे आपको पता होता है कि यहाँ यही सामान मिलता है। तो मुझ तक जो डायरेक्टर पहुँचते हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं या जिन म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करता हूँ, प्रोड्यूसर्स, उनको पता है कि इरशाद कामिल का फ्लेवर ये है, इरशाद कामिल रॉक स्टार दे सकता है, इरशाद कामिल जब भी मेट दे सकता है, इरशाद कामिल रांझना दे सकता है या तेरे इश्क में दे सकता है। तो इस तरीके का फ्लेवर इससे लेना चाहिए। सबसे मुकम्मल आपकी जो रचना है वो किसको मानते हैं आप? अब मुकम्मल रचना तो मुश्किल है, ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी चीज़ सबसे मुकम्मल है। पर यह है कि मैं अपना गाना कौन सा सुनता हूँ, मैं करने के बाद, लिखने के बाद, कई बार जनरली क्या होता है, आपको अपने काम में ना बहुत खामियां नज़र आने लगती हैं कि अरे यार यहाँ ये कर देता तो बड़ा अच्छा होता, यहाँ ये लिख देता तो बड़ा अच्छा होता। कि देखिए, इस बात पे मुझे एक शेर याद आ गया। वाह, इरशाद। बिन लफ्ज़ों के बात सयानी करता है, बिन लफ्ज़ों के बात सयानी करता है, चुप रह के हालात बयानी करता है, मैं तिनका बन दरिया में गिर जाता हूँ, बाकी जो करता है पानी करता है। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। तो उसमें मेरी कुछ उस तरह से नहीं कि मैं मुकम्मल कर दूं, वो अपने आप कोई चीज़, जैसे आप जब वी मेट की बात कीजिए, जब वी मेट पिक्चर आई तो पिक्चर हम जिस तरीके से काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि वो गाने आप लोगों को इतने पसंद आ जाएंगे। गाने पसंद आ गए और हम सब लोग डर गए कि अरे अब तो ये तो हिट हो गई पिक्चर यार, ये तो गाने पसंद आ गए लोग आज सबको। अब उसके बाद अगली पिक्चर आई, पहले वाली लव आजकल पिक्चर आई, तो लव आजकल के वक्त मैं और जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे प्रीतम दा और जो डायरेक्टर थे इम्तियाज़, हम बैठे उसके म्यूज़िक सेटिंग के लिए दोबारा से। आप यकीन मानिए, हमने उस कामयाबी का इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया कि हम 3-4 दिन 5 दिन बैठे रहे बम्बई से दूर जाके, और हमसे कुछ नहीं बन पाया। वो इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि हम चाहते थे अब इससे बड़ा करेंगे कुछ। तब हमें ये समझ में आया, बड़ा करने से नहीं होता, आप अपना काम कर दीजिए, अगर काम में दम हुआ तो वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। ये भंवर बड़ा मुश्किल है, अगर फंस जाए इंसान की, इससे बड़ा उससे अलग ही होगा जी। कुछ कभी, जैसे सामान्य आपने कहा ना, वो आपका तिनका गिरा और पानी उसे बहा ले गया। तिनके की क्वालिटी होती है, सबके तिनके गिरते हैं तो पानी उस दिशा में बहा कर ले नहीं जाता है। पर राइटर्स ब्लॉक जिसको हम सब कहते हैं ना, कि समझ ही नहीं आता है कि हम पहला शब्द क्या लिखें, पहला शब्द लिख दिया तो कहाँ पर जाकर फंस जाए, वो आपके साथ भी होता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है खाली कागज़ जो होता है ना श्वेता जी, वो एक कैनवस की तरह होता है। कोई भी पेंटर होता है वो पहले ये सोचता है कि मैं कौन सा ब्रश उठाऊं और कौन सा रंग चुनूं कि ये पहली लाइन लग जाए। पहली लाइन, और पहली लाइन नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये समझने की होती है, पहला डॉट होता है, एक डॉट लाइन बनता है, एक बिंदु रेखा बनता है। तो एक शब्द है, जिस शब्द से कहानी बनती है, वो पहला शब्द क्या हो और वही पहला शब्द हो, ये कौन तय करेगा? ये आप ही तय करेंगे, वही पहला शब्द होगा। आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है,
आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है, साथ तुम्हारे रहने वाला तन्हा भी हो सकता है। यार की आदत चाहत में बदली बदली हो सकती है। यार की आदत चाहत में बदली बदली हो सकती है। यार की आदत चाहत में ही बदला भी हो सकता है। क्या बात। तो कौन से लफ्ज से कहाँ बात निकलेगी और कौन सा शब्द आगे चल के अपने मायने बदल लेगा, आपको उस वक्त नहीं पता होता। लेकिन वही बात होती है ना कि जब आप तिनका बन के बहते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सी लहर ऊंची जाने वाली है और कौन सी लहर उठेगी ही नहीं, उठेगी ही बस नहीं। टकरा कर लौट जाएगी वहां जी से। जी जी। बाकी सारी चीज़ों के मास्टर क्लास हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो लेखनी होती है उसमें आप खुद होते हैं, उसको कोई आपको सिखा नहीं सकता है, डायरेक्शन शायद लोग दे सकें। और इसीलिए जब एआई का ये दौर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, आपको लग रहा है कि शब्द को कभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उठा पाएगा? जी नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मुझे इस वजह से नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आप लिखने को लेकर हूँ, अब भी आप एआई से कहिए कि इरशाद कामिल जैसा गाना लिखते, इरशाद कामिल जैसा गाना वो लिखने की कैसे कोशिश करता है, ये मैंने खुद ट्राई किया है। वो इस तरह से वो आप ही के लिखे हुए गाने उठाएगा, उसी में से कुछ शब्द निकालेगा और उसको एक तरतीब दे के आपके सामने पेश कर देगा। लेकिन एआई ये नहीं कर सकता कि आज इरशाद कामिल क्या सोच रहा है और वो कैसा लिख सकता है। ये लिखे हुए को आपके सामने पेश कर रहा है। वो जो अनकही गजलों का, एक अधूरी आरजू का दिल में मेरे दर्द है, एक अधूरी आरजू का दिल में मेरे दर्द है, अनकही गजलों का मेरे जहन में दीवान है। वो जो अनकही गजलों का, वो जो अनकही गजलें हैं, वो इरशाद कामिल ही लेके आएगा, वो एआई नहीं लेके आएगा। पर लिखने के लिए पढ़ना कितना जरूरी है? मतलब आपसे पहले जो आए उनको पढ़ना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस की बात है। आप अपने घर में बैठे दुनिया के सारे लोगों से नहीं मिल सकते। आप मानते हैं इस बात को कि अगर आप अपने घर में बैठे हों, दुनिया के सारे लोगों से आप नहीं मिल सकते, दुनिया की सारी जगह नहीं घूम सकते। लेकिन किताबें वो सरमाया हैं, वो लिखा हुआ वो सरमाया है कि आप बैठे बैठे वो सब कुछ देख सकते हैं जो जहां आप नहीं पहुंच सकते। आपने जो कुछ लिखा हुआ है, पुराने लोगों ने, किसी ने भी लिखा हुआ है, उनके तजुर्बात आपको बैठे बैठे मिल जाते हैं। वो आपको जीने के लिए उस जगह, उस गली से गुजरना नहीं पड़ता। ये ज़रूरी बात, पढ़ाई वहाँ ज़रूरी है। पढ़ाई आपको कम समय में ज़्यादा तजुर्बे के लिए ज़रूरी है। आप बहुत सीमित हैं, लिमिटेड हैं अपनी जीने की। आप जिस ज़िंदगी में, जिस रूटीन में हैं, तो वो आप अगर पढ़ते हैं, आप बहुत अलग अलग लोगों को पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके का पढ़ते हैं, अलग अलग जगहों के बारे में पढ़ते हैं, तो आप वो सारी जगह घूम लेते हैं, वो सारे किरदार देख लेते हैं। आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो लिखते हैं वो आपका अपना होता है। जब कुन फाया कुन लिखते हैं इरशाद कामिल, तो उनका मेंटल स्पेस क्या है? ये एक स्पिरिचुअल ऐसा गीत है जो जोड़ता है, मुझे लगता है कि अपने अपने आराध्य से, अपने अपने। जी, यही दिल्ली की बात थी। रॉकस्टार शूट हो रहा था, ये कंपोजिशन बन के आ चुकी थी, कुन फाया कुन, और मैं उस पर यहीं बैठा लिख रहा था एक होटल में। और यहीं जो डायरेक्टर थे उसको शूट कर रहे थे। रॉकस्टार दिल्ली में, आप तो जानते हैं, काफ़ी सारा पोर्शन दिल्ली में शूट हुआ है उसका। और जब ये मैंने लिखने के बाद फिर मैं चेन्नई गया इसको रिकॉर्ड करने के लिए। लिखते हुए मुझे ये महसूस हुआ था कि ये एक इस तरह की चीज़ हो रही है जो कहीं पहुंच सकती है, जिसके बारे में, जो मैंने कहा था ना कि कौन सा गाना, आपने पूछा था कि आपको मुकम्मल क्या चीज़ लगती है। मैं अगर कभी अपना कोई गाना सुनता हूँ, जब मैं कहीं लोज
में होता हूँ अपने, अब थोड़ा ऐसे ज़िंदगी में बहुत ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना जब आपको लगता है कि यार आज कुछ मन ठीक नहीं है, भारी भारी सा मन होता है, तो मैं कुन फाया कुन सुनता हूँ। और ये मैं जब लिख रहा था तब भी मैंने महसूस किया। अब लिखने के बाद क्योंकि डायरेक्टर यहाँ पे शूट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें, आप जाके चेन्नई जाओ और गाना रिकॉर्ड कर लो। मैं चेन्नई गया रहमान साहब के साथ। ये गाना रात मुझे याद है कि रात को 2-2:30 बजे के करीब हुए, उन्होंने मोमबत्ती जलाई और ये रिकॉर्डिंग शुरू हुई। इसकी बहुत ही एक अकीदत के साथ, बहुत ही एक एहतराम के साथ इसकी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। और वो एक, अब उसको बयान करना बड़ा मुश्किल है, एक एहसास होता है ना कि कुछ हो गया, कुछ हो रहा है, कुछ आपके अंदर एक इस तरह का एहसास आ रहा है जो आपको एक बड़ी चीज़ के साथ, कुदरत के साथ जोड़ रहा है। वो हमें हुआ। और मैंने निकलने के बाद फ़ोन किया डायरेक्टर को कि मैंने कहा कि यार बहुत कुछ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ कुछ हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हें आके यहाँ उसका मज़ा लेना चाहिए। और वो आए चेन्नई, गाना सुना उन्होंने, ये कवाली सुनी। और ये कवाली हमें इनिशियली बहुत लंबी कवाली लगी थी कि फिल्म में इतनी लंबी कवाली रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल 3 मिनट 4 मिनट ये बहुत, अरे नहीं कोई नहीं सुनेगा, पेशेंस नहीं होता। मुझे लगता है पेशेंस की कमी नहीं होती है, बात कनेक्टिविटी की होती है। जो चीज़ आपको छू जाती है, जो चीज़ आपको कनेक्ट कर जाती है, उसके लिए आपके पास वक्त ही वक्त होता है। जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसके साथ बात करने बैठते हैं तो कैसे 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिसको आप पसंद नहीं करते हैं उसके साथ 10 मिनट बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो इस तरह का फील आया उस कवाली में हम सबको कि जैसा मैंने कहा कि अगर मैं ये सोच के लिखता और कि किस माहौल में, अब मैंने बहुत कमाल का लिखना है। कमाल का नहीं लिखा जाता, कमाल का कभी नहीं लिखा जाता, उस मोमेंट में बह जाना है, अपने आप को डेडिकेट कर देना है, समर्पित कर देना है। अगर आपका समर्पण स्वीकार हो गया तो आप वहाँ पहुँच गए, नहीं स्वीकार हुआ तो फिर कोशिश कीजिएगा। इम्तियाज़ अली के साथ बहुत लंबा और बहुत सक्सेसफुल एक रिश्ता आपका चला है, कैसे ये शुरुआत हुई थी और आपको एहसास था इन सालों के बीतते हुए कि ये ऐसी चीज़ें दर्शकों को देगा जो टाइमलेस हो जाएंगी? नहीं, ये बिल्कुल हमें एहसास नहीं था, क्योंकि इम्तियाज़ को मैं तब से जानता हूँ, या इम्तियाज़ मुझे तब से जानता है जब इम्तियाज़ भी इम्तियाज़ अली नहीं था और इरशाद भी इरशाद कामिल नहीं था। बड़े अब जो चीज़ें हुई, जो काम हुए, या जो शायद हम एक दूसरे को समझते, उस जो आपकी संघर्ष के दिनों की दोस्ती होती है ना, वो बड़ी अलग किस्म की दोस्ती होती है। जो जान पहचान आपकी संघर्ष के दिनों में होती है, वहाँ वो बेबाकी होती है, जहाँ ना डायरेक्टर रहता है, ना राइटर रहता है। आप उस लेवल पे बात करते हैं कि अरे नहीं ऐसा कैसे होगा, ये तो बात हो ही नहीं सकती, अरे यहाँ तो गाना आना चाहिए, अरे क्यों नहीं आएगा गाना, इस तरह की बातचीत। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पहली लव आजकल में एक गाना था, आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, कैसा खुदा है तू बस नाम का है, तू रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चले। जब भी ऊपर वाले से नाराजगी होती है ये लाइनें मैं जरूर याद करती हूँ। तो और ये नाराज आशिक का ही गाना है। तो अभी पिक्चर फर्स्ट कट हो गया, हम पिक्चर देख रहे हैं। पिक्चर देखने के बाद मुझे और जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे प्रीतम, उनको लगा कि यार पिक्चर का नाम लव आजकल है, इसमें कोई लव सॉन्ग तो है ही नहीं। तो कहते चलो देखते हैं अब इसमें लव सॉन्ग की जगह कहाँ पे है। अरे वहाँ जहाँ वो जाता है ना, ट्रेन में बैठ के कैलकाटा जाता है और फिर वो मिलता है, वो थोड़ा मोन्टास है, वहाँ 1-1.5 मिनट है, वहाँ पे हम ये गाना एक गाना बना सकते हैं। चलिए ठीक है, हम डायरेक्टर से बात करते हैं। डायरेक्टर से बात की, उसने कहा मैंने पिक्चर एडिट कर दिया भाई, मेरा शूट ख़त्म हो गया है, अब मतलब कैसे गाना बन सकता है। हमने कहा जगह है भाई,
तेरे पास और थोड़ा सा मोन्टाजेस का अगर मटेरियल है तो एक प्रॉपर गाना बन सकता है। एंड ही सेड कि अगर गाना अच्छा हुआ तो मैं डाल के देख लूँगा यार, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि अपने को गाना चाहिए। और हमने गाना बनाया, और गाना बनाने के बाद वो गाना वहाँ पे लगा। गाना लगने के बाद तब ये एहसास हुआ कि ये जो मोन्टाज म्यूजिकल जा रहा था गाने की वजह से कहाँ पहुँचा। तो एक जो मैं कह रहा था कि जब आप शुरुआती दौर में होते हैं तो आप एक दूसरे की को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और अपनी बात कह पाते हैं या अपनी ज़िद कर पाते हैं अपनी बात। तो वो शायद हम दोनों के बीच में एक दूसरे को समझने की भी कुव्वत है, और शायद एक दूसरे से के काम को सपोर्ट करने, सहयोग देने की कुव्वत। पर ये क्या कोई प्रोसेस होता है ऐसा कि मतलब मेलोडी पर शब्द या शब्द पर धुन कुछ ज़्यादा आसान लगता हो या कुछ एक नेचुरल लगता हो कि हाँ ये तरीका सही है? ज़्यादातर गाने धुनों पे ही बनते हैं, आप सब लोग जानते हैं। 99% गाने धुनों पे ही बनते हैं, कोई भी गाना ऐसा नहीं है। हार्डली मैंने बहुत सारा काम जो भी पिछले दिनों किया है या जब से मैं कर रहा हूँ, उसमें धुन पे हार्डली मैंने 1-2 गाने होंगे जिनको मैंने पहले लिखा होगा। कौन से हैं वो आपको ध्यान है? जी, जैसे एक गाना अभी थोड़ी देर पहले एक फिल्म आई थी अतरंगी रे, उसमें तुम्हें मोहब्बत है एक गाना है जो पहले मैंने लिख लिया था। और लिखने के बाद वो इसलिए क्योंकि जब आप फिल्म के बारे में सोचते हैं, या रांझना का जब ऐसे ना देखो जब मैंने लिखा, तो मैंने पहले लिख लिया कि ये किरदार इस तरह से सोच रहा है, इसको ये बात कहनी चाहिए। अब उसमें से कितना पोर्शन रखा जाता है या कितना पोर्शन नहीं रखा जाता वो अलग बात है। बेसिकली आपने इंस्पायर करना होता है म्यूजिक डायरेक्टर को या डायरेक्टर को कि ये आपकी पिक्चर की बात है। जैसे ऐसे ना देखो, मैंने लिखा कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ना देखो जैसे पहले कभी देखा ही नहीं, मंदिर की सीढ़ी जैसा हूं मैं। ऐसे ना देखो जैसे पहले कभी देखा ही नहीं, मंदिर की सीढ़ी जैसा हूं मैं। मंदिर का हिस्सा हूं, मंदिर नहीं। पेड़ की छाया जैसा हूं मैं, पेड़ के साथ हूं, पेड़ नहीं। तुम दूर से आ रही शहनाई की आवाज, मैं उन लोगों का गीत जो गीत नहीं सुनते। पतझड़ का पहला पत्ता, रेगिस्तान में खोया आंसू नहीं मिलूंगा। पतझड़ का पहला पत्ता, रेगिस्तान में खोया आंसू नहीं मिलूंगा। मुझे अपने आप को जिंदा रखना है ताकि तुम तक पहुंचने का जरिया बन सकूं। अब ये किरदार खत्म हो रहा था किसी, मतलब ये जो कुंदन का किरदार था रांझना में, वो खत्म हो रहा था जोया के लिए, लेकिन मुझे खुद को जिंदा रखना है ताकि तुम तक पहुंचने का जरिया बन सकूं। अब ये बात मैंने लिख ली। अब लिखने के बाद रहमान साहब ने ऐसे ना देखो एक उठाया और उसके बाद फिर उसका पूरा गाना बना दिया। एंड गाना बनाने के बाद जो धुन बनती है फिर उस धुन के हिसाब से शब्द बन गए। और कई बार शब्द ऐसे जो आम बोलचाल में नहीं है, लोग जानते नहीं हैं। मैं सैयारा की तरफ इशारा कर रही हूँ कि वो गीत सुनने के बाद, फिल्म देखने के बाद लोगों को समझना पड़ा कि सैयारा क्या। जी, मुझे लगता है ये हमारे दौर का बहुत अच्छा एक कह लीजिए एक तरीका है कि गानों के ज़रिए हम बहुत सारे नए लफ्ज़ों से मिलते हैं। जब मटर गश्ती आया था, मटर गश्ती खुली सड़क पे, तो बहुत सारे लोगों को मटर गश्ती के बारे में जानकारी नहीं थी, उससे जानकारी हुई। इवन जब कुन फाया कुन आया था तो कुन फाया कुन के लिए बहुत गूगल हुआ कि ये कुन फाया कुन क्या है। अब ये सैयारा आया तो होता क्या है कि कोई भी नई चीज़ हमें अच्छी लगती है जब हम उनका मतलब जान लेते हैं कि ये चीज़ का मतलब ये है, और मतलब अगर हमें अच्छा लग जाए तो हमारे साथ रह जाती है। अब ये सैयारा जैसे लफ्ज़ या कुन फाया कुन जैसे लफ्ज़ या मटर गश्ती जैसे जो भी शब्द हैं, ये आपको अपने लेखन में एक नया
पड़ाव लाने के लिए, एक नई अप्रोच लाने के लिए उस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता पर है। इरशाद कामिल जी, हमें समझाइए, जो जिसने लिखा उसके लिए सैयारा शब्द वो कैसे एक्सप्लेन करेगा? फिल्म देखकर और उसके बाद जो आप थोड़ा गूगल करके जो समझते हैं वो अलग चीज़ है। ये शब्द आपके लिए क्या था? मेरे लिए जैसे मैंने पिक्चर जब शुरू होती है, अगर आपने सैयारा, बहुत सारे लोगों ने देखी ही होगी पिक्चर, मुझे पूरा यकीन है। तो सैयारा, सैयारा मतलब वो तारा, ये पिक्चर वहीं से शुरू होती है जब सैयारा की पोइट्री शुरू होती है कि सैयारा मतलब वो तारा। अब सैयारा एक ग्रह का मतलब, एक इंसान का, हम सब ग्रह हैं, अपने अपने ऑर्बिट में हम घूम रहे हैं, हम सब टापू हैं, अपनी अपनी एक बहुत सारे बड़े समंदर में हम अपनी अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। कई बार क्या होता है, जो नज़दीक का टापू होता है उससे हमारी ज़्यादा बात हो जाती है, और जो दूर का टापू होता है उससे हमारी बात नहीं होती। या जो हम अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे लोग हैं, तो हमें लगता है कि मैं घूम तो रहा हूँ, लेकिन मैं उस ग्रह को चाहता हूँ वो मेरे पास हो, लेकिन वो नहीं हो पाता। तो ये आप देखिए कि मायने कैसे खुलते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, जिसने लिखा उससे मैं समझना चाहती हूँ। जी, तो मायने किस तरह से खुलते हैं। यहाँ सैयारा उस ग्रह से नहीं है, आप सब सैयारा हैं, मैं भी हूँ, ये भी हैं, हम सब सैयारा हैं, हम अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और उस ऑर्बिट में और भी बहुत सारे लोग हैं। किसी ग्रह के नज़दीक जाके हमें अच्छा लगता है, हम पे रोशनी पड़ती है, किसी ग्रह के नज़दीक हम जाते हैं तो वो हमारी रोशनी रोक लेता है। तो वो एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा सैयारा में हुआ है। आपने मतलब तारों की बात की, प्लैनेट्स की बात की, लेकिन आपने भी दो अलग अलग ध्रुव के लोगों के बीच में मुझे ए.आर. रहमान और प्रीतम जी, दोनों मतलब दो ध्रुव लगते हैं। उन दोनों के साथ आपका कैसा अनुभव रहा है काम? बहुत अच्छा अनुभव रहा। दोनों का तरीका, काम करने का अपना अपना तरीका है। काम करने के हिसाब से देखूं, जैसे प्रीतम दा हैं, वो एक सिचुएशन पे जब काम करते हैं तो बहुत सारे एंगल से काम करते हैं। मान लीजिए रोमांटिक गाना हम कोई बना रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कितने तरीके से देखा जा सकता है। ऐसे भी देखा जा सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया, अलग अलग नज़रिए होते हैं। तो इसी रोमांटिक सिचुएशन को ऐसे भी देखा जा सकता है, इसी रोमांटिक सिचुएशन को ऐसे भी देखा जा सकता है। वो इस तरह से काम करते हैं। रहमान साहब को अगर बोला जाए कि ये रोमांटिक सिचुएशन है, अब जैसे मैंने कहा कि प्रीतम दा ने आपके सामने पेश कर दिया कि ये चीज़ें हैं भाई, ये 3 तरीके हैं या ये 4 तरीके हैं अप्रोच करने के। एज ए डायरेक्टर आप एक चूज़ कर लेते हैं कि मुझे इसके साथ जाना है। रहमान साहब जब किसी सिचुएशन पे काम करते हैं तो वो उसमें नज़रिए के साथ साथ या नज़रिए के अलावा वो उसकी गहराई में जाते हैं कि ये रोमांटिक सिचुएशन बहुत गहरी रोमांटिक सिचुएशन है या कितनी गहरी नहीं है। अब जैसे हमने अगर तुम साथ हो, अगर आपने गाना सुना होगा, अगर तुम साथ हो, आप लोगों में से वो सिचुएशन इस तरह की होती गई या इस तरह की गहरी होती गई। उससे पहले उसी सिचुएशन पे हमने गाना बनाया था। मैं ये बात समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। वो आपने पिक्चर देखी है, वो आपने पिक्चराइजेशन देखी है। हमने पहले गाना बनाया था उस पर, अब तेरे प्यार की कुछ ज़रूरत नहीं मुझे, ये भी नहीं कि तुझसे मोहब्बत नहीं मुझे। लेकिन जब हमने सिचुएशन देखी तो हमें लगा कि थोड़ा और गहरे उतरना पड़ेगा, थोड़ा और एक अटेम्प्ट मारनी पड़ेगी। तो हमने दोबारा से उस सिचुएशन पे काम किया, दोबारा उस सिचुएशन पे काम किया। तो फिर आया कि तेरी नज़रों में हैं तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराज़ी, मुझे लगता है बातें दिल की होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फ़र्क है, बेदर्द थी ज़िंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। इसी में मुझे फिर ले आया दिल याद आता है। फिर ले आया दिल में जो दर्द है वो अंदर का दर्द है या फिर एक सीन की डिमांड है? मैं जब चीज़ें लिखी जाती हैं, मुझे लगता है आप खुद के लिए नहीं लिख रहे होते हैं। ये जब लिखा जिन्होंने,
वो जब कोई भी गीतकार होता है किसी गाने के को अप्रोच करता है, वो गीतकार नहीं कर रहा होता, वो किरदार कर रहा होता है। अब जैसे मैंने कहा कि रॉक स्टार जो गाने हैं वो जॉर्डन के गाने हैं, जो तमाशा के गाने हैं वो वेद के गाने हैं। इरशाद कामिल एक जरिया बना है उन गानों को लिखने का। कुंदन अगर रांझना में शायर होता तो वो क्या लिखता? मेरी हर मनमानी बस तुम तक, ये लिखता वो। तो वो एक किरदार के जरिए एक स्थिति परिस्थिति तक पहुंचने की कोशिश होती है, अगर वो जरिया गीतकार बन जाता है, बस इतनी सी बात है। आने वाले समय में क्या आप ऐसा कुछ लिख रहे हैं जिसको लेकर अभी बहुत उत्साहित हैं, जिसके आने की प्रतीक्षा आपको है कि ये लोगों के सामने आए, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं आने वाले समय में तो मैं हर एक पिक्चर उतनी ही कोशिश के साथ करता हूँ, उतनी ही मेहनत के साथ करता हूँ। बट बात ये है कि कुछ पिक्चरें हैं जो आने वाली हैं, जैसे इम्तियाज़ के साथ ही पिक्चर आने वाली है, या खैर वो उन पिक्चरों के बारे में बहुत मेहनत से काम हुआ है। सबका नाम लेना मुझे ज़्यादा अच्छा इस वजह से नहीं लगता, क्योंकि आप तक जैसे जैसे वो चीज़ें पहुँचेंगी तब आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये किस तरीके का काम है। अब अगर मान लीजिए मैंने सैयारा से पहले हमने ये काम इंटरव्यू किया होता या मैं आप लोगों से मिला होता तो शायद मैं सैयारा का भी जिक्र ना करता कि कोई इस तरह की पिक्चर आने वाली है। पर आपके भीतर का जो शायर है, जो गीतकार है, वो कभी खामोश बैठता है या हमेशा भावनाएं उमड़ती हैं अंदर? नहीं, बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है। शायर बड़ा संवेदनशील किस्म का इंसान होता है और संवेदना अक्सर आपको कई बार इस तरह की स्थिति परिस्थिति में डाल देती है जो आपके लिए बड़ी तकलीफदेह हो जाती है। वो इस तरह से कि कहीं कुछ हुआ होता है, उसका आपके साथ ताल्लुक हो सीधे तौर पे या नहीं हो, कहीं कुछ हुआ होता है लेकिन आप भावुक हो जाते हैं, आपकी भावना आपको एक तकलीफ में डाल देती है। तो वो शायर जो है, जो इरशाद कामिल शायर है, वो हर वक्त एक सोच में रहता है, हर वक्त एक संजीदा रहता है और हर वक्त कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। उसको नहीं पता कि उसका क्या खो गया है जिसको वो ढूंढता रहता है। क्या बात है। मैं इस सत्र के समाप्त होने से पहले, इसके ख़त्म होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर हम सब के लिए आप कुछ पढ़ें, मतलब मैं सुनना चाह रही हूँ आपको। जी, मैं आपको सुनाता हूँ। अब मुझे, चलिए मैं आपको एक बहुत पहले की लिखी हुई एक बड़ी रोमांटिक सी चीज़ सुनाता हूँ। वो लड़की ना जाने कहाँ होगी जिसकी आंखों में चाहत का मझधार था, अपना दिल जिसका बेहद वफादार था। आज फिर याद आई अचानक वही जिसको भूले नहीं मेरे 14 बरस। बात बनके जो निकली ज़बां से कभी, अश्क बनके कभी जो गई है बरस। जहन के कागज़ों में जवां होगी, वो लड़की ना जाने कहाँ होगी। खत आधे अधूरे से लिखती थी जो, जैसा चाहूं मैं वैसी ही दिखती थी जो। खत आधे अधूरे से लिखती थी जो, जैसा चाहूं मैं वैसी ही दिखती थी जो। खत आधा थमा के जो हाथों में कह देती थी खुद पूरा कर लेना। मेरे दिल में है क्या तुमको मालूम है, दिल की बातों से कागज़ को भर लेना। बातें मेरी तुम्हारी ज़बां होगी, वो लड़की न जाने कहाँ होगी। ख्वाब थी वो मेरा, ख्वाब ही रह गई। ख्वाब थी वो मेरा, ख्वाब ही रह गई। वो सरफिरी हवा सी कहाँ बह गई। मेरे कमरे में बिखरी किताबों पे जो लिख देती थी उन सारे ही नामों को जिनको लेके मैं उसको बुलाता था। उस पगली पे जब
प्यार आता था, जाने किस अजनबी का जहां होगी, वो लड़की न जाने कहाँ होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरशाद कामिल जी, यहाँ पर आकर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं गीतों में सुरों में बंद कर हम सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही जो शब्द होते हैं वो एक शायर की ज़ुबान से अगर हम एक मंच पर सुन सकें उससे बेहतर क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया।